माय नेम इज़ आकाश अग्रवाल। स्वागत करता हूँ आप लोगों का साइंस विद आकाश सर, जिसमें बच्चों मैं लेकर के आया हूँ आज आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी 09। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी 09। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सारे 01 से लेके 08 तक के सारे पार्टों को देख लिया होगा, क्योंकि बच्चों आप लोग जब बढ़िया बढ़िया चीज़ों को देख लोगे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। सारी वीडियोस को देख लोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छी लगेगी इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा टफ पोर्शन रहता है। जैसे कि 08 में बच्चों मैंने आप लोगों के लिए कराया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो इसमें मैंने आपको ओम्स लॉ कराया था। आप प्लेलिस्ट पे जाके एक बार देख सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग आज जो लेकर के आए हैं उसमें मैंने बच्चों रेजिस्टेंस के बारे में आप लोगों को बताया था कि भैया रेजिस्टेंस क्या है ना। मैंने उसमें आप लोगों को बताया कि रेजिस्टेंस क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, और इसकी यूनिट होती है ओम, है ना। इसकी यूनिट होती है ओम। अब आज मैं बच्चों ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जो रेजिस्टेंस है ना, ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से एक न्यूमेरिकल पक्का बनता है बच्चों। तो आज यही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा और आपको बताऊंगा आज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, ये चीज़ बच्चों मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा बहुत अच्छे से कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि अगर आपको ये आ गया तो आप इसके बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स को डील कर पाओगे। तो यही चीज़ बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो फैक्टर्स होते हैं ना, फैक्टर्स इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। आज बच्चों ये चीज़ सीखनी है हम लोगों को, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट डालते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले मैं आपको लिखाता हूँ कुछ चीज़ें। जैसे बच्चों पहला अगर आप इफेक्ट देखेंगे ना, तो सबसे पहला तो बच्चों जो इफेक्ट आता है वो आता है टेम्परेचर का। हाँ बच्चों, सबसे पहला इफेक्ट आपका टेम्परेचर का रहता है। बहुत बढ़िया। तो यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यस, टेम्परेचर का खासा इफेक्ट पड़ता है। कैसे, अभी वो बताएंगे, पहले आराम से देखो आप लोग। दूसरा इफेक्ट जो है बच्चों, वो अगर हम आपको बताएं तो वो पड़ता है आपका नेचर ऑफ मटेरियल का। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, नेचर ऑफ मटेरियल का भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। यस बच्चों, नेचर ऑफ मटेरियल, यस, मटेरियल का नेचर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इन चीज़ों पर कि आप किस मटेरियल का वायर ले रहे हो, यानी किस मटेरियल का कंडक्टर ले रहे हो, है ना। यानी कि यहाँ पर इस चीज़ से मतलब है कि किस मटेरियल का आपने कंडक्टर यूज़ किया है। ये काफ़ी अच्छी बात है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर बच्चों मैं आपसे बात करूँ, थर्ड वन अगर बच्चों मैं आपसे बात करूँ तो थर्ड वन पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, ये भी एक खासा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर। यस बच्चों, नंबर थर्ड बच्चों, और लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। क्रॉस सेक्शनल एरिया ये भी खासा इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई किस तरीके से क्रॉस सेक्शनल एरिया इफेक्ट डालता है किस पर, आपका रेजिस्टेंस पर। तो ये बच्चों 4 पॉइंट हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। नेचर ऑफ मटेरियल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, और दूसरा है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो बारी बारी से इनको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए बच्चा, सबसे पहली चीज़ आती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर आप ध्यान से देखें तो पहला पॉइंट यही है आपका कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखो बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा फील करें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का जो सीन है वो कुछ इस प्रकार है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का जो सीन है वो कुछ इस प्रकार है कि भाई पूरे कंडक्टर में ओम्स लॉ के हिसाब से कांस्टेंट टेम्परेचर आपने रखा था। आप अगर ध्यान देखें, ओम्स लॉ के हिसाब से आपने कांस्टेंट टेम्परेचर रखा था कंडक्टर के लिए, अगर आपको याद हो तो। ओम्स कहते थे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। जो बात उन्होंने बोली थी, उन्होंने यही बात बोली थी कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। यही बात उन्होंने कही थी हमसे। तो बच्चों अगर हम बात करें कि भाई अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I रहता है। यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेंगे
यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज या फिर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों रेजिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ेगा। यस बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट दोनों के दोनों वेरी करेंगे। यस मेरे बच्चों, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि आपने कांस्टेंट टेम्परेचर रखा तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके था? तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था भाई किसके? आई के। क्लियर हो गई ये बात? आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर रख रहे थे। तो जाहिर सी बात है अगर हम टेम्परेचर को या तो इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज करें तो जाहिर सी बात है वी और आई दोनों चेंज होंगे, क्योंकि वी चेंज होगा तो आई चेंज होगा, और आई चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो जाहिर सी बात है ना, क्योंकि दोनों के दोनों इन पे डिपेंड कर रहे हैं ना, रेजिस्टेंस इन दोनों बातों पे डिपेंड कर रहा है, आई वोल्ट पर डिपेंड कर रहा है। ये चीज़ समझ रहे हो ना आप लोग बात को? तो यानी कि ये सबके सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, जिस वजह से हम लोग अगर टेम्परेचर को वेरी करेंगे, टेम्परेचर को कंडक्टर में वेरी करेंगे अगर हम, तो बच्चे वी और आई चेंज होगा। वी और आई चेंज होने की वजह से हमारा रेजिस्टेंस चेंज होगा। अब किस तरीके से चेंज होगा? यदि आपको पता है यदि करंट की वैल्यू चेंज हुई यानी कि ज़्यादा, तो पक्की बात है रेजिस्टेंस कम होगा। पक्की बात है रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। और यदि अगर करंट की वैल्यू आपके लिए कम रही तो रेजिस्टेंस आपका कैसा होता चला जाएगा? मैक्सिमम होता चला जाएगा। जो चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है कि किस चीज़ से कौन सी चीज़ डिपेंड है। यानी कि टेम्परेचर के वेरिएशन से इन तीनों चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना? यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ किस पर? जरा बताइए। इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू चेंज इन पीडी एंड इलेक्ट्रिक करंट। देखिए ध्यान से, है ना? यानी कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर को वेरी किया, रेजिस्टेंस चेंज हुआ, इफेक्ट पड़ा रेजिस्टेंस पर। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक करंट। इसी वजह से बच्चों हमारा जो आपका टेम्परेचर है, रेजिस्टेंस है, वो भी हमारा क्या होगा बच्चों? चेंज होगा। बहुत बढ़िया बात। इसी तरीके से बच्चों हम लोग का काम करता है चीज़। नेक्स्ट बच्चे हम लोग पॉइंट चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। पहले हम इसको रेड कर लें या कुछ भी कर लें। सेकंड पॉइंट है बच्चों हम लोगों का, जो आपको पता ही है, नेचर ऑफ मटेरियल। ये तो चीज़ आपको सिंपल सी पता ही होनी चाहिए कि नेचर ऑफ मटेरियल किस तरीके से काम करेगा। देखो बच्चे, नेचर ऑफ मटेरियल की अगर आप बात कहो तो आप खुद सोचो, नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब आप किस मेटल को, क्योंकि इतनी तो आपको पता ही है कि अगर आप कंडक्टर की बात करते हैं वहीं पे चार्ज कंडक्ट होगा। ये तो कंफर्म वाली बात है, क्योंकि चार्ज यहीं पे कंडक्ट होगा। अब मैं आपसे कहूँ नॉन मेटल ले लो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहीं पर चार्ज आपका क्या होगा बच्चों? कंडक्ट होगा। ये तो फैक्ट बात है। चार्ज आपका कंडक्ट वहीं होगा जब कंडक्टर होगा। अब बच्चों, अब आपको ही पता है कि अगर कंडक्टर होगा तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ पे मेटल्स का यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ पे जनरली क्या होंगे? मेटल्स होंगे, है ना? जनरली आपके वहाँ पर मेटल्स होंगे, ठीक है। अब बात ये करना है कि आप किस मेटल का कंडक्टर ले रहे हो, यानी कि कौन सा मेटेलिक कंडक्टर आप यूज़ कर रहे हो, कौन सा जो मेटेलिक कंडक्टर है वो आप यूज़ कर रहे हो ताकि इलेक्ट्रिक करंट अच्छा फ्लो हो। किस इलेक्ट्रिक कंडक्टर का आप क्या कर रहे हो? यूज़ कर रहे हो। तो किस कंडक्टर का, कौन से मेटेलिक कंडक्टर का आप यूज़ करते हो, ये बात डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पर। यस, इस पर पूरा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। क्योंकि देखो, अगर एक बात सुनो, अगर आप गुड कंडक्टर लोगे, अगर आप गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेते हो, कॉमन सेंस की बात लगाओ, इलेक्ट्रिसिटी ली आपने, अगर आपने गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ली तो एक बात बताओ क्या होगा? आपने गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ली तो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट अच्छा फ्लो होगा। यानी कि द फ्लो ऑफ चार्ज कहाँ गया? ये द फ्लो ऑफ चार्ज इन द कंडक्टर इज हाई, है ना? चार्ज इन द कंडक्टर इज हाई। ये तो बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? आप खुद सोचो, अगर आप किसी एक कंडक्टर को लेते हो, अगर आप एक किसी
अच्छे गुड कंडक्टर को लेते हो तो गुड कंडक्टर की डेफिनेशन क्या होती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का ईजिली मोशन हो, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर आपने लिया तो इसका मतलब वहाँ पर चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा। अब बच्चों खुद सोचो आप, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्ज अगर हो पर यूनिट टाइम तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो यार ये यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा वो कैसा होगा? ज़्यादा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होगा हमारा वो कैसा होगा? खुद सोचो आप, वो ज़्यादा होगा। और अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा हो तो हम ओम्स लॉ की डेफिनेशन के हिसाब से क्या जानते हैं? ओम्स लॉ की डेफिनेशन के हिसाब से जानते हैं कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये चीज़ जानते हो आप बहुत अच्छे से, या आप बोल सकते हो इस तरीके से, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। ये चीज़ जानते हो आप, तो खुद सोचो, आई ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है आर कैसा होगा? आर कम होगा। कॉमन सेंस वाली बात है, आर कैसा होगा हमारा? कम होगा। यानी कि इफेक्ट डल रहा है ना, इफेक्ट डला। किस तरीके से इफेक्ट डला आपने नोटिस करा कि भैया अगर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिया और करंट बढ़ा तो आपको पक्का रेजिस्टेंस मिनिमम दिखाई देगा। यस मेरे बच्चों, यही चीज़ तो मैं कहना चाह रहा था, यही चीज़ तो आपसे कहना चाह रहा था मैं। इसी चीज़ को आपको समझना है। अगर आपने ये चीज़ें समझ ली तो आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना है, चाहे वह सेशन रीजन का हो, केस स्टडी का हो, MCQs का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो। आपको इफेक्ट समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितना काम कर रही है। समझ रहे हैं ना आप लोग बात को? यहीं पर अगर बच्चों हमने बैड कंडक्टर लिया, तो इतना तो आपको ही पता है कि आई की वैल्यू वहाँ पे कम रहेगी, तो रेजिस्टेंस वहाँ पर कैसा रहेगा? हमारा हाई रहेगा। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो इफेक्ट डल रहा है नेचर ऑफ मटेरियल का, यही चीज़ बच्चों, यही चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों थर्ड वन पे चलते हैं हम लोग। इस थर्ड वन इज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर। लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया, ये भी खासा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए तो आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ध्यान रखो। सिंपल सी बात, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भैया ये कहता है कि रेजिस्टेंस जिंदा डायरेक्टली डिपेंड होता है लेंथ ऑफ द वायर पर। इट मीन्स जितनी लंबी लेंथ होगी वायर की, उतना ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यानी कि लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, या फिर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिंग वायर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी कि जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। समझ रहे हैं आप लोग? इसे क्वेश्चन मैंने 1 इसलिए माना क्योंकि मैं इससे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाल के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों जो अगला है ना, वो है हमारे पास फोर्थ वन। इस फोर्थ वन इज व्हाट? आपको भी पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे काम करता है ना? क्रॉस सेक्शनल एरिया भैया ये कैसे इफेक्ट डालता है, इस पर बात करते हैं। हम आपको बताते हैं, आपको पता भी है बहुत अच्छे से। देखो हम आपको बताएंगे अभी। देखो हाँ, ये देखो भैया, देखो हमें लेंथ चाहिए ज़्यादा, लेंथ चाहिए हमें वायर की ज़्यादा, ये तो कंफर्म है। हाँ भाई, लेंथ ऑफ वायर इज मैक्सिमम, ये तो आपको पता ही है। लेंथ ऑफ वायर आपको ज़्यादा चाहिए, रेजिस्टेंस को आपको ज़्यादा रखना है तो, है ना। तो लेंथ ऑफ वायर अगर ज़्यादा चाहिए तो मैं ऐसा तो है नहीं कि पूरी एक लंबी सी रॉड ले लूँगा, एक लंबा तार लेकर, तो कंडक्टर थोड़ी बनेगा वो। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लेंथ ज़्यादा रखनी पड़ेगी, एरिया कम रखना पड़ेगा। अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? एरिया कम होना चाहिए और लेंथ ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेंगे? राउंड्स लेना पड़ेंगे, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो ये जो राउंड्स आते हैं ना, इससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने पंखे वगैरह देखे ना, पंखों वगैरह की वायरिंग देखी होगी, फैंस वगैरह की वायरिंग होती है, तो आपने देखा होगा उसमें राउंड्स डाले जाते हैं कि हाँ भाई हमारा पंखा कितने राउंड्स का है। तो वो चीज़ें होती हैं हमारे पास कि हम एरिया को कम रखना चाहते हैं, लेकिन हम वायर की लेंथ बढ़ाना चाहते हैं। तो यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। बच्चों यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा आपको चाहिए होगा, आपको एरिया उतना कम रखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग राउंड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो इसे हमने इक्वेशन कौन सी मानी? 2। तो अब जरा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में यहाँ पर लिख देता हूँ, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल था और यहाँ पे आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए था। तो ये होगा इक्वेशन कौन सी? दूसरी। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, हम दोनों इक्वेशन के हिसाब से ये लिख सकते हैं, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं बच्चों। क्या हटाते हैं? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं। देखना, प्रोपोर्शनलिटी का जब मैंने साइन हटाया तो यहाँ पे देखा इक्वस टू रो, यही है बच्चों रो एल, और अपॉन कितना? ए। यही तो होता है मेरे बच्चों, ये जो रो है, ये रो, यही रो, इसको बेटा तो ग्रीक वर्ड होता है RHO, रो।
इसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। यस, रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसी को जो मैं आपसे बोल रहा हूँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यस बच्चों, यही कहलाता है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, यही रो, इसी को बच्चों हम लोग रो बोलते हैं। और ये देखो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आएगा, AR रहमान अपॉन L। यस बच्चों, नॉट AR रहमान, इस AR अपॉन L। इसको मैं AR रहमान इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोगों को याद में रहे। ठीक है बच्चों, तो यही होती है बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। याद रखना बच्चों, इस रेजिस्टिविटी याद रखिएगा बच्चों बहुत अच्छे से, इस रेजिस्टिविटी, ये है रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो यही रेजिस्टिविटी जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है बच्चों, मैं बता रहा हूँ आपको, ओनली फॉर डिपेंड्स ऑन, ये किसी बात पे डिपेंड नहीं, सिर्फ डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। यस मेरे बच्चों, नेचर ऑफ मटेरियल, सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है, अदरवाइज किसी भी चीज़ पे ये डिपेंड नहीं करती। ये एक खासा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है बच्चों, तो रेजिस्टिविटी आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों इसकी यूनिट निकाल लेते हैं, AR अपॉन L, इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। तो यूनिट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिएगा यूनिट, क्योंकि यूनिट निकालना बहुत ज़रूरी है, आपको पता है। देखिएगा, रो इज इक्वल टू AR, A मतलब मीटर स्क्वायर, R मतलब ओम, और अपॉन में ये मीटर, मीटर से मीटर कट गया। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, रो इज इक्वल टू ओम मीटर। ये होती है इसकी बच्चों, ये होती है इसकी SI यूनिट। याद रखिएगा बच्चों, इट्स SI यूनिट, इस रो इज इक्वल टू ओम मीटर। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, अगर आप लोग इन चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आपको सब कुछ प्यार समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये है आपकी रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी जो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है, जिसको देख करके आप पता लगा सकते हो कौन अच्छा कंडक्टर है और कौन बैड कंडक्टर है। ठीक है बच्चों, रेजिस्टिविटी की एक खास बात होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टिविटी के। बच्चों हम आपको एक चीज़ बता दें, ये बात, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टिविटी के। मीन्स कहना सर मतलब बताइए, कहने का मतलब ये हो गया, रेजिस्टिविटी कितनी ज़्यादा होगी ना, रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी कंडक्टिविटी उतनी कम होगी। जो कंडक्टिविटी होगी ना उतनी कम, यानी कि उतना बैड कंडक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी का मतलब हो गया कौन कितनी जल्दी करंट को कैरी करेगा। समझ रहे हो ना बात को? तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी उतनी कम, उतनी कम। ये चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग। ठीक है, और यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, अगर कोई एक गुड कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए भैया? कम होनी चाहिए। और अगर एक बैड कंडक्टर है, अगर एक बैड कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए? आपको खुद पता होना चाहिए, इट्स अ हाई कंडक्टिविटी। दैट्स ऑल बच्चों, यही चीज़ें थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, और ये चीज़ें आपको समझ में आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप लोगों को मार्क्स लाने में बहुत दिक्कत होगी। मुझे उम्मीद है बच्चों कि हमारे समझ में आई होंगी। तो यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँ। थैंक यू सो मच बच्चों।